चलिए देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 3 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। देखते हैं। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उससे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नलियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं किए देना जाना चाहिए और हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना देना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? तो देखते हैं। जल हमारी जीवन रेखा। तो स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप के साथ साथ समझे। वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए और हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है और आप इसमें है और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। स्वच्छ जल के उपयोग पेयजल। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसे कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण लवण ताजे जल की आपूर्ति में बड़ी कमी के बारे में पढ़ा और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल प्रकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया और इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना था जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोत में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहिक मल क्या है? तो वाहित मल क्या है देखते हैं। वाहित मल घरों, उद्योग, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वाष्प जल भी सम्मिलित होते हैं जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले जाता है और वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होते हैं। इसमें अधिकांश जल होता है और जिसमें घुले हुए और निलंबित उपद्रव होते हैं। ये उपद्रव संदूषक कहलाते हैं। क्रियाकलाप देखें। अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंदे और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए और अपने मित्रों और शिक्षकों उस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित जल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस कार्बन और कार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी और शाकनाशी, फल और सब्जियों का कचरा आदि है। अकार्बनिक अशुद्धियाँ क्या है? तो नाइट्रेट, फास्फोरस धातुएं हैं। पोषक तत्व अकार्बनिक अशुद्धियाँ पोषक तत्व क्या है? तो नाइट्रेट, फास्फोरस धातुएं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। जीवाणु से क्या होता है? हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न होने वाला है और अन्य सूक्ष्म जीव पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले हैं। उसके बाद जल शोधन एक घटना पूर्व यात्रा देखें। तो घरों अथवा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पादपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते
सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता है जिसे शीवर कहते हैं। जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है और यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतया प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक शिविरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तित होता है। क्रियाकलाप से देखें, अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें, निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखाचित्र बनाएं और गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैनहोलों पर संख्या मालूम करें। किसी खुली नाली के साथ साथ चले और देखें कि वह कहाँ जाकर समाप्त होता है और उसके इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से जीव उत्पन्न रहे हैं। और यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान यानी प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार क्रियाकलाप 18.4 में आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होता है। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर ले और प्रत्येक चरण में परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग एक पानी भर लीजिए और इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जन और स्याही अथवा किसी रंग के कुछ बूंद मिला दीजिए। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2-3 बार धूप में रहने दीजिए और 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालिए और इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चीट लगाकर इसे नामांकित कीजिए। मिश्रण के गंध कैसी है। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण को जल जीवशाला के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बूले गुजारे और वाति को रात भर जुड़ा रहने दीजिए और ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग कीजिए और आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। और अगले दिन जैव वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए और इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए और अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को अच्छी स्टैंड पर लगाइए जैसे कि अच्छे स्टैंड पर लगाइए और कीप में पहले बालू ऊपर उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। और वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातिक द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए और यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इससे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल सकता। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और इसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए और इसमें क्लोरीन की गोली का एक नया टुकड़ा डालिए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक स्वच्छ जल न हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूना का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उन
उनकी गंध सूंघिए और अब निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्या वातन में द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती है? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की कलाई कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक रुचिकर होती है? अपशिष्ट जल का उपचार षड्यंत्र देखिए। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को सुदृढ़ करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सालाक छन्ने यानी बार स्क्रीन से गुजारा जाता है और इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडिया, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के प्रदूषक अलग हो जाते हैं और अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाइए। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है और जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रीट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंडा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है और जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाए। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंग यानी स्लर्ज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीक जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए स्क्रीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत का जल कहलाता है। अपंग को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है और जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम के उत्पन्न होने वाले बायोगैस यानी जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादक के रूप में किया जा सकता है और निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु की गुजारा जाता है जिसमें उसमें अवायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है और ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य वांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में संक्रयित अपंग के रूप में बैठ जाते हैं और अब शीर्ष भाग में जल को निकाल दिया जाता है। संक्रिय अपंग लगभग 97% जल है और जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है और शुष्क अपंग का उपयोग खाद्य के रूप में किया जा सकता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इससे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम और इससे अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर देना आवश्यक होता है। कुछ जानकारियाँ यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। जागरूक नागरिक बने। देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ के उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाले दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं और खुली नालियों का दृश्य घृणित करते हैं। वर्षा काल में स्थिति और भी भयानक हो जाती है। जब नालियाँ उमड़ने लगती है और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है तो हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थिति अत्यंत अस्वस्थकर एवं रोगकारक हो सकती है। सड़कों
पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों और रोग वाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषय परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनमें अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहता है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और आवासों को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर देता है। खुली नाली में वर्षा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है और जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल को शुद्धिकरण में सहायता होते हैं। इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए और प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए और ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देना चाहिए जिससे निर्मीकरण का प्रक्रम बाधित हो। स्वच्छता और रोग देखें। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या एक बड़ा भाग आज भी वन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित हैं और ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं और अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव जल से दूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल यानी नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के जल का स्रोत है जैसे कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। उसके बाद वाहित मल निपटाने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है देखते हैं। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों की बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट आदि का उपयोग है और सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटाने की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं और इन शौचालय में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है और शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता देखें। हमारे देश में समय समय पर मलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के लिए निश्चित मानक निर्धारित किए हैं लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है और तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए और कूड़ेदान में ही डाल देना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ
स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों की अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तित्व पहल से ही बहुत अंतर आ जाता है और दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादित से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शन कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी एक को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, कृमि प्रसंस्करण शौचालय देखें। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है और यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केंचुओं में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। महत्वपूर्ण शब्द, अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, अपंक, सीवर, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। कुछ बातें, पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम करते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यूनिसेफ का ये कथन है। और एक प्राचीन अभियांत्रिक उपलब्धि सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों में समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकलने का प्रबंधन था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है, 4500 वर्ष पुराना है।